हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एचटेट की शॉर्ट नोट्स की सीरीज या रिवीजन क्लास की सीरीज में वेव चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। वेव का आज हम क्या क्या करेंगे, वेव को अच्छे से समझेंगे, उसकी रिप्रेजेंटेशन किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होती है, टाइप्स हम देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स को अच्छे से देखेंगे, वेलोसिटी लॉन्गिट्यूडनल वेव की और ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी को कैसे, क्या उनका फॉर्मूला होता है, स्टैंडिंग वेव्स को हम अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से वो बनती हैं, स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑर्गन पाइप, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डॉपलर इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बीट फ्रीक्वेंसी, और इनके बीच में और भी छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे जो आपको मैं आज के लेक्चर में करवाऊंगी। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आप मेरे साथ लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेव्स को किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है। इसको दो कैटेगरी में डालते हैं, एक मीडियम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और एक पार्टिकल मोशन के अकॉर्डिंग। मीडियम रिक्वायरमेंट के अंदर दो टाइप से वेव्स को डालते हैं, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो मैकेनिकल वेव होती है उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेवल करने के लिए, जैसे स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव। स्ट्रिंग जो रस्सी होती है वो रस्सी के सहारे सहारे आगे ट्रेवल करती है वेव। साउंड वेव जैसे एयर मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन से हमारी वेव्स आगे ट्रेवल करती है। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे लाइट वेव और रेडियो वेव। ये वेव्स वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। उसके बाद है पार्टिकल मोशन। पार्टिकल मोशन के अकॉर्डिंग ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो पार्टिकल का मोशन और वेव का जो मोशन होता है वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव आगे मूव कर रही है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे हम कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या वेव इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में भी देखिए जो पार्टिकल, जैसे हम स्ट्रिंग को ऐसे हिलाते हैं उसमें एक वेव बनती है, तो वो पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट करते हैं लेकिन वेव आगे मूव करती है। उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम बात करें, बी और ई ये दोनों परपेंडिकुलर और वेव का मोशन इस तरह से, वेव यहां से ट्रेवल इस तरह से ट्रेवल करती है आगे। तो ये इसमें क्या हुआ कि परपेंडिकुलर हुआ वेव मोशन और वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे साउंड वेव, इसमें क्या होता है कि पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का मोशन दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है, मींस वो दोनों पैरेलल होती है। जैसे साउंड वेव जैसे क्रस्ट और ट्रफ बनते, सॉरी यहाँ पे कंप्रेशन और वेव फ्रैक्शन बनते हैं यहाँ पे एयर के अंदर, और वो आगे ट्रेवल करते हैं इस तरह से। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव हुई। जर्नल इक्वेशन ऑफ वेव कौन सी होती है, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ये इक्वेशन ऑफ द वेव आपको ध्यान में रखनी है, इस तरह से वेव की इक्वेशन होती है। और ये जो होता है फेज होता है। फेज मीन्स वेव के मतलब किसी टाइम पे या किसी डिस्प्लेसमेंट पे उसकी जो पोजीशन है उसके बारे में पूरी जानकारी हमें मिलती है। जैसे यहाँ पे देखिए वेलोसिटी है, वेव की वेलोसिटी यहाँ से मिल जाएगी हमें ओमेगा बाय के। अगर के की बात करें 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा की बात करें जो है वी अपॉन वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लैम्डा वी इसका उल्टा कर देंगे टी। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको वेव की इक्वेशन का जो फॉर्मेट है आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे वेलोसिटी हमसे पूछ लेता है और वो यहाँ पे लिखता है 2x प्लस 3t, इस तरह से कुछ है, तो यहाँ पे आप वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू और k की वैल्यू को पुट करके यहाँ से फाइंड आउट कर सकती हैं। तो आगे चलते हैं। इन स्ट्रिंग y रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। जो ये y है, देखिए अब आप समझने की कोशिश कीजिए, ये एक वेव ट्रेवल कर रही है। जब ये वेव ट्रेवल कर रही है तो इसके जो पार्टिकल हैं यहाँ पे वाइब्रेट कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे, जैसे इस हमने इस तरह से वेव बनाई, वेव आगे रस्सी में मान लीजिए वेव ट्रेवल कर रही है तो उसके पार्टिकल वहीं पे वाइब्रेट कर रहे हैं लेकिन वेव आगे ट्रेवल कर रही है। तो जो ये y है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल का वाइब्रेशन, रिप्रेजेंट कर रहा है हियर पार्टिकल डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। मान लीजिए किसी टाइम t पर हमें दिखा कि वेव इस तरह से चल रही है, तो इसके अलग अलग पार्टिकल, देखिए यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, ये फिर वापस भी आएंगे, इस तरह से ये वेव बना रहे हैं। तो ये जो y है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल का मोशन, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहां पे फिर पार्टिकल की वेलोसिटी भी होगी। ये एक सिंपल हार्मोनिक, जैसे ये मीन पोजीशन हुई तो उसके आगे पीछे पार्टिकल जो है मूव कर रहा है। हम यहाँ पे पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ना कि हम वेव की बात कर रहे हैं। पार्टिकल की वेलोसिटी
पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, dy अपॉन dt, इसका हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखिए यहाँ से क्या आएगा, कोस आएगा यहाँ से, और फिर कोस को हम क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर। तो वहां से इसकी वैल्यू पुट करके आपको जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि हमें जस्ट फॉर्मूला ध्यान में रखने हैं, तो इसको ध्यान में रखिए। अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर यहाँ पे हम जीरो पुट करें, जीरो के ऊपर पुट कर रहे हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इस पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम होगी जब वो अपनी मेन पोजीशन से पार्टिकल गुजरेगा। मान लीजिए ये डाउनवर्ड आता है, इस तरह से ये डाउन आता है, तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होएगी। तो इसको जीरो पुट करेंगे तो प्लस माइनस ओमेगा ए, यहाँ से जब ये जीरो पुट कर देंगे तो ये ए बाहर आ जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, जैसे ऑसिलेशन वाले चैप्टर की जो बात है वही यहाँ पे लगी हुई है, ये पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी है। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होगी, जो इसका डबल डेरिवेटिव हम कर देंगे, इस इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव करेंगे और उसके बाद वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। यहां से अगर हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करें, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगी, जब एम्पलीट्यूड हमारा यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। देखिए जब वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच जाएगा तो वहां से वो एकदम से वापिस खींचेगा वहां से, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वहां पे मैक्सिमम होगी। एक फॉर्मूला पार्टिकल की वेलोसिटी का ये भी है, पार्टिकल की वेलोसिटी माइनस वेव वेलोसिटी इनटू में स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स कर्व। जो ये वाई वर्सेस एक्स कर्व है, स्लोप की अगर हम बात करें, मान लीजिए किसी पॉइंट ये इस पर स्लोप किस तरह से है, या फिर इस पॉइंट पर स्लोप किस तरह से है, तो माइनस ओमेगा बाय के हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेव की वेलोसिटी है और dy बाई dx इसकी जो स्लोप है। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखिए, आप यहां तक नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब फेज और फेज डिफरेंस। फेज जैसे मैंने पीछे बताया, गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है हमें यहाँ से। अब फेज डिफरेंस की बात करते हैं, मेनली यहाँ पे ये फॉर्मूला, ये और ये चारों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझते हैं। फेज डिफरेंस क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे हमने x को फिक्स कर दिया, जैसे x और t है, सबसे पहले हम x को फिक्स कर देते हैं। जब हम x को फिक्स करेंगे, देखिए यहाँ पे एक x पॉइंट, जैसे ये वेव ट्रैवल कर रही है, किसी पॉइंट x को हमने फिक्स कर दिया, यहाँ पे जो पार्टिकल मूव कर रहा है हम जस्ट उसको देखेंगे, उसके टाइम को देखेंगे कि वो कैसे कैसे मूव कर रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो कुछ इस तरह से नजर आएगा, इस तरह से नजर आएगा। तो उसके किसी दो टाइम पे उसकी पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होगा फेज का, उसे हम यहाँ पे फेज डिफरेंस कहेंगे। यहाँ पे सेम पार्टिकल की बात हो रही है, देखिए ये सेम पार्टिकल है, कभी ये यहाँ पे आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया तो कोई t1 टाइम है, अब जब ये नीचे कहीं पे गया कोई t2 टाइम, तो उनके बीच में जो डिफरेंस है उसी को हमने लिखा है 2 पाई बाई टी डेल्टा टी। ये कोई दो टाइम है, डेल्टा टी यहाँ पे उसकी वैल्यू की t1 माइनस t2 या t2 माइनस t1। t हमें यहाँ से मिल जाएगा ओमेगा, क्योंकि ये वेव हमें दी होगी। तो इसको याद रखिए, ये सेम पार्टिकल की बात हो रही है। अब जब हम टाइम को फिक्स करते हैं, देखिए हमने टाइम को फिक्स कर दिया, मीन्स कहने का मतलब है कि वेव जब ट्रेवल कर रही है उसका हमने एक मान लीजिए फोटो खींच ली, तो जैसे वो चल रही थी उसी टाइम पे वो हमें एक उसकी स्नैपशॉट मिल गई। तो कुछ इस तरह से हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल दिख रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल की पोजीशन के बीच में जो फेज का डिफरेंस है, वहां पे इसको हम फेज डिफरेंस यहाँ पे ये बोलेंगे। फेज डिफरेंस यहाँ पे क्या है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मीन्स मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो उनके बीच की पोजीशन का x2 माइनस x1 डेल्टा एक्स यहाँ पे हम पुट कर देंगे। इन दोनों फॉर्मूलों को आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे सेम पार्टिकल की बात हो रही है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल की बात हो रही है। इसके बाद है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। मान लीजिए यहाँ पे कोई स्ट्रिंग है, यहाँ से बंधी हुई है और नीचे से हम उसमें कोई वेव जनरेट करते हैं, तो यहाँ से जब वो यहाँ पे ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी वैल्यू है √t अपॉन म्यू। यहाँ पे म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ होगी हमारी इस स्ट्रिंग की, इस जिसकी लेंथ है l, और यहाँ पे टेंशन है t, टेंशन इन द स्ट्रिंग।
और टाइम कितना लगेगा वेव को यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में या फिर यहाँ से यहाँ पर ट्रेवल करने के लिए सेम टाइम लगेगा। ए टू ओ और ओ टू ए दोनों सेम लगेंगे। उसकी वैल्यू क्या होगी? एल अपॉन वी, वाई डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो इन दोनों को भी आप ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे है इफ स्ट्रिंग इज हैवी देन टी इज वेरिएबल एंड टी इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम ए टू ओ। कहने का क्या मीन है? मान लीजिए हमारी स्ट्रिंग, पहले तो ये मासलेस स्ट्रिंग का जो ये फॉर्मूला है मासलेस स्ट्रिंग का है कि मतलब मास पर यूनिट लेंथ बिल्कुल कम है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रिंग बहुत ही अगर हैवी है, अगर हैवी हुई, मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पे तो टेंशन टी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे मान लीजिए पहुंच गए तो ये वाला मास भी काउंट हो रहा है उसके अंदर, इसकी वजह से और टेंशन क्रिएट होगी, यहाँ पे टेंशन बढ़ जाएगी। तो टी की वैल्यू इंक्रीज होगी एज वी गो फ्रॉम ए टू ए टू ओ जैसे जैसे हम जाएंगे यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम होगी, यहाँ पे सबसे कम होगी, क्योंकि इसके अंदर रॉक का मास भी इंक्लूड हो रहा है जिसकी वजह से वो हैवी हो रही है और ऊपर टेंशन ज्यादा लग रही है। तो फिर वेलोसिटी भी का फॉर्मूला भी चेंज होएगा। यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला ये नहीं लगेगा, ये लगेगा अंडर रूट एक्स अपॉन जी। एक्स वो पॉइंट होगा जहां पर हम वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वेव की वेलोसिटी वहां पे कितनी है। फिर टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे होगा टू अंडर रूट एल अपॉन जी। एल उसकी लेंथ है स्ट्रिंग की कितनी। तो ये आप 4-5 फॉर्मूले और ये 2 फॉर्मूले ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। मान लीजिए कोई स्ट्रिंग पे वेव चलती है तो वो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के बाद ये प्रॉपर्टी है, इन पे क्या फर्क पड़ता है? जब वेव ट्रेवल करेगी, मान लीजिए कोई बैरियर है या वो डेंसर है या रेयरर है, तो अकॉर्डिंगली वो वेव ट्रांसमिट करेगी, मतलब अगले मीडियम में चली जाएगी और अपने मीडियम में भी वो रिफ्लेक्ट करेगी उसके अकॉर्डिंग। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमें पता है कि मीडियम पे डिपेंड करती है, तो रिफ्लेक्शन पे वो उसी मीडियम में आ जाएगी तो वेलोसिटी उसकी सेम रहेगी। ट्रांसमिशन में देखिए अगर वो ट्रांसमिट कर रही है तो मीडियम बदल गया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, ये सारे के सारे सोर्स पे डिपेंड करते हैं, ना कि ये डिपेंड करते हैं मीडियम पे। मीडियम पे ये डिपेंड नहीं करते। तो देखिए रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम मीडियम में आएगा तो वो सेम रहेगी, ट्रांसमिशन के बाद भी वो सेम ही रहेगी क्योंकि वो डिपेंड नहीं करती मीडियम पे, ये तीनों चीजें। उसके बाद लैम्डा, लैम्डा देखिए यहाँ से वेलोसिटी जो है मीडियम पे डिपेंड कर रही है तो लैम्डा भी डिपेंड करेगा। सिमिलरली फिर के, रिफ्लेक्शन पे मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो सेम रहेंगी ये चीजें, और जो ट्रांसमिशन पे मीडियम चेंज हो गया तो इनकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। अब फेज डिफरेंस की बात करते हैं। फेज की बात ये है कि जब डेंसर से रेयर में जाएगा रिफ्लेक्शन में तो फेज डिफरेंस 0 होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, और पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा रेयरर से जब डेंसर में जाएंगे। और ट्रांसमिशन में क्या होगा? कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ से भी देखते हैं। मान लीजिए ये फिक्स एंड है, यहाँ से कोई वेव ट्रेवल कर रही है तो फिक्स एंड एक डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा। तो यहाँ से जब वेव ट्रेवल करी, इसकी वेलोसिटी वी है, पॉजिटिव गोइंग वेव है, और ए इसका एम्पलीट्यूड है। यहाँ से जब ये गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए ये इस तरह इधर से आ गई, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है। वेलोसिटी वही है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई यहाँ पे, तो यहाँ से प्लस का साइन आ गया। अब देखिए पाई का फेज इसमें आ गया। यहाँ पे देखिए रेयरर से डेंसर, ये एक रेयरर मीडियम की तरह काम करा और ये एक डेंसर आ गया, डेंसर मीडियम आ गया, तो वहां से वो रिफ्लेक्ट हुई तो पाई का फेज उसके अंदर आ गया यहाँ से। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। एक बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ा, वेव के स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, और ट्रांसमिशन पे क्या फर्क पड़ा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली। और उसके बाद देखते हैं स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव क्या होती है? देखिए ये जो हमारी वेव है ये होती है ट्रैवलिंग वेव। जब दो ट्रैवलिंग वेव्स जिनका सेम एम्पलीट्यूड है, सेम फ्रीक्वेंसी है, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, वो सुपर इम्पोज होंगी। ये एक वेव है, ये एक वेव है, जब वो सुपर इम्पोज होंगी तो इस तरह से कोई वेव निकल के आएगी। देखिए ट्रैवलिंग वेव इस तरह से चलती है, लेकिन ये वेव जो स्टैंडिंग वेव बनेगी अपनी पोजीशन पे इस तरह से इस तरह करेंगी। देखिए सारे के सारे पार्टिकल अप जा रहे हैं, यहाँ पे सारे के सारे डाउन जा रहे हैं, ये सारे अप, तो इसकी इस तरह से कुछ फिक्सिंग हो जाएगी। देखिए कुछ एक पार्टिकल यहाँ पे हैं, ये जो हमेशा नोड पे ही रहेंगे। नोड मीन्स वहां पे उनका डिस्प्लेसमेंट 0 है, हमेशा 0 रहेगा, ये पार्टिकल हैं जो।
और एंटी नोड वो है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कहां तक हो सकता है। देखिए सबसे पहले सारे के सारे पार्टिकल अप गए हैं इस तरह से, फिर यहां पे आके रुक गए, फिर डाउनवर्ड आ गए इस तरह से, तो ये पार्टिकल तो हमेशा फिक्स ही रहे, ये नोड है। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली जो है वो एंटी नोड है। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, नोड और एंटी नोड, देखिए यहाँ पे एंटी नोड होगी, एंटी नोड, इन दोनों के बीच में λ/4 की डिस्टेंस होती है। इसको भी ध्यान में रखिए क्योंकि आगे जब हम फिक्स एंड में जो फ्रीक्वेंसीज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओवरटोन्स बनेंगे तो वहां पे ये हमें यूज होंगी। तो इन चीजों को आप नोट कीजिए, स्टैंडिंग वेव को ध्यान से समझ लीजिए। यहां से कई बार ये पूछ लेते हैं, इक्वेशन इस तरह की दे देगा कि ये वेव कौन सी वेव है, तो आपको पहचानना आना चाहिए कि ये जो है ये स्टैंडिंग वेव का फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए kx ω t - ये है ट्रेवलिंग वेव और ये जो है ये स्टैंडिंग वेव का फॉर्मूला है, तो आप इनको नोट डाउन कीजिए। स्टैंडिंग वेव ऑन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। अब देखिए पीछे हमने देखा कि जो स्टैंडिंग वेव बनती हैं, दो वेव ट्रेवल करती है अपोजिट डायरेक्शन में, जिनका सेम एम्पलीट्यूड होता है, सेम उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो एक स्टैंडिंग वेव में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से कुछ वेव बनती है इस तरह से, तो इनमें कुछ इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है और उनके कुछ ओवरटोन्स होते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल टोन की बात करते हैं। ये कुछ इस तरह का होता है, एक वेव बनती है, नोड और एंटी नोड के बीच में λ/4 डिस्टेंस होती है, यहाँ पे भी λ/4, L लेंथ की ये हमारे पास स्ट्रिंग है तो L यहाँ से λ/2 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, वेलोसिटी यहाँ पे स्ट्रिंग की √T अपॉन म्यू होती है हमें पता है, डिवाइडेड बाय लैम्डा यहाँ से आ जाएगा 2L। तो फंडामेंटल टोन या फर्स्ट हार्मोनिक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, F1 = 1/2L √T अपॉन म्यू टी, यहाँ पे टेंशन और म्यू मास पर यूनिट लेंथ। फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक्स जो हमारा बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पे दो वेव बनेगी इस तरह से कुछ, L लेंथ कंप्लीट है और देखिए यहाँ पे λ/4 यहाँ पे भी λ/4 4λ/4 = L हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या आएगा, V अपॉन लैम्डा, लैम्डा यहाँ से लैम्डा की वैल्यू L आ जाएगी। तो अब देखिए V की वैल्यू को पुट कर दिया, L यहाँ से ये ऊपर नीचे 2 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो F2 की वैल्यू = 2 ऑफ F1 आ जाएगी। F1 हमें ये याद रखना है, तो ये हमारा सेकंड हार्मोनिक्स हुआ। उसी तरह से n-1th ओवरटोन या फिर nth हार्मोनिक्स हमारा क्या होगा, Fn = n × F1, हमें ये याद रखना है और F1 याद रखना है, क्योंकि देखिए F1 याद होगा और अगर हमें कुछ भी पूछता है, F3 पूछता है या F7 पूछता है, तो यहाँ पे जस्ट 7 रख देंगे, यहाँ पे भी 7 और F1 की वैल्यू हमें पता है तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इन फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं। अब है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो हमारी साउंड वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं और वही जिनका वाइब्रेशंस और वेव का मोशन एक ही डायरेक्शन में होता है वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। इनकी जो वेलोसिटी है, इनका फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी √मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में वेव ट्रेवल कर रही है। अब देखिए जो वेलोसिटी है दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और एक डेंसिटी पे, लेकिन डेंसिटी वाला फैक्टर यहाँ पे डोमिनेटिंग नहीं होता, वेलोसिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में, इलास्टिसिटी पे। वेलोसिटी सॉलिड में सबसे ज्यादा होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव की, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड का होता है वो सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड का, फिर गैस का। अब लिक्विड में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला √β अपॉन रो, यहाँ पे ये बल्क मॉडुलस हुआ जिसकी वैल्यू ये है। रॉड वायर यहाँ से फिर रिप्लेस कर देंगे यंग्स मॉडुलस से हम। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यहाँ पे कुछ डिफरेंट फॉर्मूला है क्योंकि ये फॉर्मूलाज में मॉडिफिकेशन किए गए थे न्यूटन्स और लैप्लस के द्वारा। तो वेलोसिटी यहाँ से √γ p डिवाइडेड बाय रो, p यहाँ पे प्रेशर है, गामा Cp/Cv 1 + 2/f, f यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, जो भी हमें गैस दी होगी मोनोटॉमिक डायटोमिक उसके अकॉर्डिंग। m यहाँ पे अगर इसका फॉर्मूला मॉडिफिकेशन करेंगे, गामा = r v = गामा r T/m, m यहाँ पे मोलर मास है, यहाँ पे pv = nRT, उस तरह से कुछ मॉडिफिकेशन करके ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इन दोनों फॉर्मूलों को भी आप ध्यान में रखिए, ये सब आपको ध्यान में रखना है।
इसके बाद हम ऑर्गन पाइप पे बात करते हैं, फिर डॉपलर इफेक्ट देखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव का अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप क्या होता है? ये एक किस्म का पाइप होता है जिसके अंदर जब हम हवा फूकते हैं, मींस एयर ब्लो करते हैं जब इसके अंदर, तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसकी सतहों से टकराते हैं और कुछ इस तरह से सेट हो जाते हैं कि उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है, या फिर कहें कि स्टैंडिंग वेव्स उसके अंदर बन जाती हैं। तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी निकल के आती है और उसके कुछ हार्मोनिक्स बनते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी के। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है और क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप का एचटेट के अंदर डायरेक्टली यहाँ से इनकी मिक्सिंग करके भी क्वेश्चन को 2024 में पूछा गया है, तो आप इनको ध्यान में जरूर रखिए। सबसे पहला है क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप एक तरफ से क्लोज होता है, एक पाइप है वो एक तरफ से क्लोज है। इसके अंदर जो पहला हमारा फंडामेंटल टोन या फर्स्ट हार्मोनिक्स बनेगा, देखिए ये एल लेंथ का है। हमने देखा कि इसके अंदर हाफ वेव बन रही है, एंटी नोड और नोड के बीच में लैम्डा बाय 4 की डिस्टेंस होती है, एल इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वी अपॉन लैम्डा होती है, वी अपॉन लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 4L आ जाएगी। तो ये होगी हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक्स होगा ये, फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन या फिर हम कहें थर्ड हार्मोनिक्स है। इसमें एक कंप्लीट वेव बनी और एक हाफ वेव बनी। नोड और एंटी नोड के बीच में देखिए लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, तो 3 लैम्डा बाय 4 होगी इज इक्वल टू एल। यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वी अपॉन एल, एल इज इक्वल टू 3 वी अपॉन लैम्डा। लैम्डा यहाँ से 4L अपॉन 3, 4L अपॉन 3, यहाँ से जब हम एडजस्ट करेंगे तो ये, तो F3 इज इक्वल टू 3 इंटू F1 आएगा। F1 की वैल्यू ये हमें ये याद रखना है। और nth ओवरटोन या फिर 2n+1th हार्मोनिक्स की वैल्यू क्या आएगी? F2n+1 इज इक्वल टू 2n+1 इंटू F1। हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन याद रखना है और ये याद रखना है, और ध्यान में रखना है कि ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का है, क्योंकि अगर पूछेगा तो ये वैल्यू हमें कोई भी ओवरटोन दिया होगा या हार्मोनिक्स दिया होगा तो n की वैल्यू पुट कर देंगे और F1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारी वहां से जो भी पूछा होगा वो निकल आएगा। इसके बाद है ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप होगा, दोनों तरफ से ओपन होगा। इसकी लेंथ हमने स्मॉल एल ली है। अब देखिए नोड और एंटी नोड के बीच में लैम्डा बाय 4 और लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4 होगा। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? वही v अपॉन एल। v यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, जो भी मीडियम होगा उसमें साउंड की स्पीड को यहाँ पे v कंसीडर किया हमने, v अपॉन लैम्डा। v अपॉन लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2L। उसके बाद फर्स्ट ये हो गया हमारा फंडामेंटल टोन, इसको ध्यान में रखना है, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक्स हम कहें, फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन में यहाँ पे कंप्लीट वेव और ये दोनों हाफ हाफ। यहाँ से एल की वैल्यू 4 लैम्डा बाय 4, 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 4 लैम्डा बाय 4। यहाँ से एफ इज इक्वल टू वी अपॉन एल, वी अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू एल होगा। वी अपॉन एल करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो F2 इज इक्वल टू 2 इंटू ये v अपॉन 2L F1 है। इसी तरीके से nth ओवरटोन या n+1 हार्मोनिक्स की वैल्यू ये है। आप इनको जरूर ध्यान में रखिए, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब लास्ट टॉपिक है जो हमारा डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। इसका एक ही फॉर्मूला हम ध्यान में रखेंगे, हमें ज्यादा कंफ्यूजन प्लस माइनस वगैरह में नहीं होना है। एक फॉर्मूला और एक कॉन्सेप्ट, सिर्फ इसको ध्यान में रखेंगे, हमारे हर टाइप के पोजीशन सोर्स और ऑब्जर्वर के लिए हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। डॉपलर इफेक्ट मेनली होता क्या है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो जो हमारा ऑब्जर्वर है वो कुछ अलग फ्रीक्वेंसी सुनता है, जो कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सोर्स की होती है, उससे कुछ अलग फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई देती है, और उसी फ्रीक्वेंसी को हम अपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहाँ पे जो उसका फॉर्मूला हम एक ही ध्यान रखेंगे, v माइनस वी ओ, v माइनस वी एस। v यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा और v ओ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, v एस वेलोसिटी ऑफ सोर्स होगी, और f जो है f डैश अपरेंट फ्रीक्वेंसी और f एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी हमारी सोर्स की। यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए f वी एस सोर्स की जो वेलोसिटी है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वी ओ है, वेलोसिटी ऑफ साउंड v है, f डैश अपरेंट फ्रीक्वेंसी है। हमें एक बात और ध्यान में रखनी है, टेक डायरेक्शन सोर्स टू ऑब्जर्वर एज
पॉजिटिव। हमें ये ध्यान में रखना है सोर्स कहाँ है, ऑब्जर्वर कहाँ है, और सोर्स टू ऑब्जर्वर डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। उसके बाद फॉर्मूला में एडजस्टमेंट करनी है। अब देखिए, ये देखिए सोर्स है, ऑब्जर्वर है, दोनों इस तरह मूव करने हैं। सोर्स टू ऑब्जर्वर हम डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो हमारे फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे, सिर्फ उसको याद रखिए, यहाँ पे चेंजेस करेंगे। एफ डैश इज इक्वल टू वी एज इट इज पुट करेंगे, माइनस भी एज इट इज रखेंगे। उसके बाद देखिए डायरेक्शन जो हमने कंसीडर किया है, ये दोनों की डायरेक्शन उसी तरफ है, तो वी ओ भी पॉजिटिव और वी एस भी पॉजिटिव। यहाँ पे इनकी पॉजिटिव वैल्यू रख देंगे, इनटू में एफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ये हो गया। आगे देखिए, अब सोर्स है, ये है, दोनों इस तरफ मूव करें। सोर्स टू ऑब्जर्वर हमें जस्ट पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी है। अब देखिए एफ डैश इज इक्वल टू ऊपर नीचे वी माइनस माइनस सोर्स। अब देखिए पहले ऑब्जर्वर को देखते हैं। ऊपर ऑब्जर्वर देखिए हमने डायरेक्शन ये पॉजिटिव ली थी, लेकिन ऑब्जर्वर इस तरफ मूव कर रहा है, तो माइनस ऑफ वीओ पुट कर देंगे, और वी एस जो होगा, वी एस इसी डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव वी एस, क्योंकि ये हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया सोर्स टू ऑब्जर्वर पॉजिटिव उसी तरफ में है। तो ये हुआ फॉर्मूला। उसके बाद अब देखिए सोर्स यहाँ है, ऑब्जर्वर, हमने क्या करना है, सोर्स टू ऑब्जर्वर पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी है, सोर्स टू ऑब्जर्वर पॉजिटिव। तो वही एफ डैश इज इक्वल टू वी ऊपर नीचे माइनस माइनस। अब ऑब्जर्वर देखिए, ऑब्जर्वर इस तरफ मूव कर रहा है, हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ये मानी है, तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा, माइनस वीओ, क्योंकि देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन ये मानी थी, लेकिन ऑब्जर्वर इस तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस वीओ। अब देखिए माइनस यहाँ पे है। उसके बाद सोर्स किस तरफ मूव कर रहा है, इधर, ये भी इस तरफ मूव कर रहा है, हमने डायरेक्शन पॉजिटिव सोर्स टू ऑब्जर्वर ये मानी थी, ये मूव कर रहा है इस साइड, माइनस ऑफ वी एस। तो इसी तरीके से और भी केसेस अगर होंगे तो हम उसमें एडजस्टमेंट कर लेंगे। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक और है, यहां से कई बार छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नंबर ऑफ बीट या बीट फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होता है, टू साउंड वेव्स होती है सेम एम्पलीट्यूड की, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की होती है, F1 और F2। तो बीट या नंबर ऑफ बीट या बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जस्ट हम F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1 कर देंगे, उनका मोड लगा देंगे, तो ये n की वैल्यू होगी, वो बीट फ्रीक्वेंसी आएगी। तो आई होप आपको आज का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें मैंने वेव को कंप्लीट समझाने की कोशिश की और उसको एक 14 छोटे छोटे टॉपिक्स में कवर किया। इसके बाद मैं किसी नए चैप्टर को कवर करूंगी, जिसमें सभी छोटे छोटे फॉर्मूलाज आपके शामिल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।